अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आजकल मेरे कप्तान ने अपनी तोपों का रुख जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ मोड़ रखा है। 8 माह तक मेरे कप्तान अमेरिका को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार करार देते रहे। उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया और सोशल मीडिया पर अमेरिका मुखालिफ मुहिम चलाई। लेकिन मेरे कप्तान की दानिशमंदी मुलाहिजा फरमाए कि उन्होंने जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से चंद दिन पहले अमेरिकी साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हटना शुरू कर दिया। यू टर्न के माहिर मेरे कप्तान ने यू टर्न लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। बस जनरल बाजवा के रिटायर होने की देर थी कि मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत जाने का सारा मलबा उन पर डाल दिया। गोया 8 माह तक मेरे कप्तान ने अमेरिकी साजिश का जो बयानिया बनाया था वो सिर्फ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक वक्त गुजारने के लिए था। इधर पाक फौज की कमान तब्दील हुई, उधर मेरे कप्तान ने साबिक सिपह सलार पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। मेरे कप्तान ने जनरल झूठ बोलने और डबल गेम करने के इल्जामात लगाते हुए नाज़रीन कल के इसी इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने खुद को बहादुर आदमी करार दिया। उनके मुखालिफिन जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हम तो मानते हैं मेरे कप्तान एक दलेर आदमी हैं। इसलिए जो सच मेरे कप्तान आजकल बोल रहे हैं, यही बातें वो उस वक्त भी कह दिया करते थे जब छड़ी जनरल बाजवा के हाथ में थी। उस वक्त मेरे कप्तान ने जनरल बाजवा की कोई तारीफ नहीं की, बल्कि दलेरी से उन पर तनकीद की और हाजिर सर्विस चीफ के परखचे उड़ा दिए। वो सुनिए और मेरे कप्तान की अक्लमंदी की दाद दीजिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, कराची में मदद की, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। नाज़रीन, ये दोनों तरह की बातें सुनकर यकीनन आप मेरे कप्तान की सिर्फ दलेरी ही नहीं बल्कि अक्लमंदी के कायल भी हो गए होंगे। जनरल बाजवा से मेरे कप्तान को जो दुख मिले उनमें से कुछ तो उन्होंने बता दिए, और सबसे बड़े दुख का खुलकर जिक्र करने के बजाय उन्होंने उस तरफ हल्का सा इशारा किया। नाज़रीन, आपने सुना वो दुख जिसके बारे में मेरे कप्तान खुलकर बोल भी नहीं सकते। वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को आर्मी चीफ ना बनाने का है। गालिबन मेरे कप्तान कहना चाह रहे थे कि जनरल बाजवा ने फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने का वादा कर रखा था, जिसको पूरा नहीं किया गया। अहमद फराज ने मेरे कप्तान की इसी कैफियत के बारे में एक शेर कहा था, जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का, जालिम अब के भी ना रोएगा तो फिर मर जाएगा। मेरे कप्तान के इस दुख का हमें एहसास है, लेकिन है मेरे कप्तान, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद अब जब्त के सिवा कोई चारा नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के आर्मी चीफ ना बनने का दुख अपनी जगह, मगर जनरल रिटायर्ड बाजवा पर मेरे कप्तान के संगीन इल्जामात के बाद मेरे अपने कप्तान से कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1, ऐ मेरे कप्तान, आप वाहिद वजीर आजम थे जो खुलकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर होने का दावा करते थे। क्या आपका यह दावा गलत था? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, बजट मंजूरी के वक्त आपके अपने अरकान आपकी बात मानने को तैयार ना थे। क्या ये जनरल बाजवा ही ना थे जिन्होंने आपको अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करने में मदद दी? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान, क्या यह हकीकत नहीं कि 11 मार्च 2022, दोबारा सुनिए, 11 मार्च 2022 को आपने कामरा एयरबेस पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में जनरल बाजवा से दरख्वास्त की थी कि वो हुकूमत बचाने में आपकी मदद करें? सवाल नंबर 4, ऐ मेरे कप्तान, क्या यह हकीकत है कि आपकी खातिर 26 मार्च 2022 को जनरल बाजवा ने एक आर्मी मेस में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की थी कि वो तहरीके अदम एतमाद वापस ले लें, और इस मुलाकात में जनरल बाजवा के अलावा आपके करीबी समझे जाने वाले एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद थे? सवाल नंबर 5, क्या यह हकीकत नहीं कि मेरे कप्तान, इस सारे अरसे में आप जनरल बाजवा की मिन्नतें करते रहे कि आपकी हुकूमत को किसी तरह बचा लिया जाए? सवाल नंबर 6, जनरल बाजवा के जराए ये कहते हैं कि उनको एक एक्सटेंशन देने से पहले उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया था। मेरे कप्तान, क्या ये बात हकीकत नहीं कि आपने एक्सटेंशन देने से पहले उनको बताया तक नहीं था? सवाल नंबर 7, ऐ मेरे कप्तान, जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की ट्रांसफर की जा रही थी तो क्या जनरल बाजवा ने आपको अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं की थी? सवाल नंबर 8,
जब जनरल बाजवा ने आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन करके इस्तीफे की बात की, तो क्या यह हकीकत नहीं कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने उनको इस्तीफा देने से मना किया था? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, कल आपने कहा कि एक्सटेंशन देना आपकी गलती थी और किसी को एक्सटेंशन देनी ही नहीं चाहिए। फिर आपने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के दिनों में जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? सवाल नंबर 10, अगर एक्सटेंशन देना गलत बात है तो फिर मेरे कप्तान, हुकूमत से हटने के बाद भी आपने एक टीवी प्रोग्राम में जनरल बाजवा को 6 माह के लिए एक्सटेंशन देने का मुतालबा क्यों किया? सवाल नंबर 11, मेरे कप्तान, कल आपने कहा कि नए डीजी ISI को लगाने के मौके पर आपको अंदाजा हुआ कि आपको हटाने का फैसला हो गया है। क्या यह हकीकत नहीं कि उस वक्त जनरल बाजवा ने आपको कहा कि फैज हमीद को 1 साल कोर की कमांड कर लेने दें, फिर 1 साल बाद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लीजिएगा? सवाल नंबर 12, मेरे कप्तान, क्या यह बात भी हकीकत नहीं कि ISI से तबादला कराने में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अपनी रजामंदी भी शामिल थी और वो खुद जनरल बाजवा को कहते थे कि उनकी पोस्टिंग की जाए? सवाल नंबर 13, मेरे कप्तान, क्या यह हकीकत नहीं कि नए डीजी ISI की तकरीर के मौके पर आपने कहा था कि इस प्रोसेस को 1 महीना लेट कर दें, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा? जब आपका मुतालबा मान लिया गया तो फिर अब उस पर एतराज क्यों? सवाल नंबर 14, मेरे कप्तान, क्या यह हकीकत नहीं कि आपकी अपनी जमात के लोग जनरल बाजवा के पास जाते थे कि वो आप उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए कायल करें? सवाल नंबर 15, मेरे कप्तान, क्या आप तस्लीम करेंगे कि जनरल बाजवा के मशवरे के बावजूद उस्मान बुज़दार को तब्दील ना करना आपकी गलती थी? सवाल नंबर 16, मेरे कप्तान, क्या यह हकीकत नहीं कि पंजाब में आपकी हुकूमत जनरल बाजवा की वजह से बची, जिसका एतराफ मुन्नत सलाही खुद कर चुके हैं? सवाल नंबर 17, मेरे कप्तान, आप तो कहा करते थे कि मैं कमजोर वजीर आजम नहीं बनूंगा, फिर आप 3.5 साल वजारत उस्मा की कुर्सी पर क्यों बराजमान रहे? सवाल नंबर 18, मेरे कप्तान, आपने खुद तस्लीम किया था कि हर जगह फौज आपके साथ रही है, क्या अब उसी फौज के साबिक सिपह सलार पर इल्जाम तराशी करना जेब देता है? सवाल नंबर 19, मेरे कप्तान, अगर आपने जनरल बाजवा के कहने पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, आपका बजट जनरल बाजवा ने मंजूर करवाया, आपने एक्सटेंशन भी जनरल बाजवा के कहने पर तोसी दी, जनरल बाजवा के कहने पर काफ लीग से इत्तेहाद हुआ और जनरल बाजवा के कहने पर हुकूमत खत्म हुई, 3.5 साल में सबको जनरल बाजवा ने किया, तो मेरे कप्तान आपने क्या किया? सवाल नंबर 20, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे कप्तान, आपने तस्लीम किया कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना गलती थी, MQM का वजीर कानून बनाना गलती थी, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना गलती थी, यूक्रेन जंग के दौरान रूस जाना गलती थी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी। मेरे कप्तान, आपने कोई काम ठीक भी किया या सिर्फ गलतियां ही करते रहे? इन तमाम सवालों की हम कोशिश करते हैं। आज 3 सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, कल ये जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो जनरल बाजवा की वजह से हुआ, और मुझे पहले ही पता लगना शुरू हो चुका था जब जनरल फैज की अपॉइंटमेंट जो है वो तब्दील हुई थी, तब से ही मुझे शक पड़ना शुरू हो गया था। क्या ये एक एक्सक्यूज है या फिर इमरान खान साहब को एक नया पंचिंग बैग चाहिए जिसके ऊपर अब उन्होंने सियासत करनी है? साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मोहसिन बेग साहब, आपने अगर मेरा सवाल सुना है, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बेसिकली आपने इंट्रो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली किसी भी शख्सियत को अगर आपने जांचना हो और जो अपने आप को इतना बड़ा लीडर भी कहे, तो करैक्टर चेक कर लीजिए कि अगर आप डिसक्रेडिट तो किसी और को देते हैं और क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं और वो क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि 3.25 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप क्रेडिट ले सकें। गलतियां, कोताहियां और मिस गवर्नेंस और झूठ और जाली बयानी की तफसील बहुत लंबी है। आपने भी काफ़ी लंबी तफसील बताई, लेकिन ये बहुत लंबी है, शायद आपका शो कम पड़ जाए। तो ऐसे में आपको एक कैरेक्टर नज़र आता है जो ब्लेम गेम तो करता है, दूसरों में नुक्स निकालता है, लोगों को ब्लेम देता है, नाम रखता है उनके
नाम बिगाड़ता है, लेकिन जब अपनी ज़ात की बारी आती है, अपने ख़ानदान की बारी आती है, अपनी कैरेक्टर की बारी आती है, चोरियाँ, फ्रॉड और झूठ की बारी आती है, तो देखें, जब आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों में नुक्स निकालते हैं, लोगों की कोताहियाँ, गलतियाँ और उनको हाईलाइट करते हैं अवाम के सामने। तो ऐसे शख्स को उसको पता है कि वो जो गेम खेल रहे थे वो इतने अनाड़ी थे कि वो सियासत जिस तरीके से उन्होंने की, बल्कि की तो नहीं, करवाई गई उनसे। और वो जो पीछे जिनका नाम आपने लिया, जो सो कॉल्ड हैंडलर थे, वो ये समझ रहे थे जो गेम मैं खेलूंगा उसमें मुल्क का कितना नुकसान है, पॉलिटिक्स का कितना नुकसान है, अवाम का कितना नुकसान है। वो उस चीज़ के कतई नज़र सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को सामने रख के, इमरान खान भी और इसके हैंडलर भी। ठीक। अब मैं तो इस बात पे बहुत हैरान हूँ मंसूर साहब कि आउट ऑफ एवरीवन इन पॉलिटिक्स मुझे नहीं समझ आती इमरान खान और पीटीआई बाजवा साहब को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, एंड तक करते रहे, और उसकी आपने मिसालें भी दे दी। मोहम्मद सलाई का बयान देख लीजिए, और एंड तक जो मैसेजेस आते रहे, और जो जेन्युइन केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स हैं, आप फॉरेन फंडेड केस है, वो यूनिवर्सिटी का अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, वो बाजवा साहब मुसलसल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहे कि आप इसको अरेस्ट ना करें। तो उस बंदे ने जितनी फेवर्स इनको दिए हैं, इसका कैरेक्टर चेक करें, जैसे ही उनके हाथ से स्टिक गई, ये सारी पीटीआई और इनका जो लीडर, बल्कि मंसूर साहब आपका जो कप्तान है, वो शुरू हो गए उनके ऊपर। मतलब जुल्म खुदा का। बाकी तो लोग क्रिटिसाइज करें, देखिए उन्होंने नून लीग के साथ फर्ज कीजिए अच्छा नहीं किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया, तो आपके पीटीआई के साथ तो अच्छा किया, आप ही शुरू हो गए। ये कैरेक्टर शो करता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं तलत साहब अब हमारे साथ दोबारा से राब्ते में। तलत साहब, मैं आपसे सवाल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपका मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था। इफ़ यू कैन हियर मी अगेन, मैं ये सवाल कर रहा था कि मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने पिछले 8-9 महीने में अमरीकी साजिश का जो बयानिया था उसको परवान चढ़ाया, उसके ज़रिए जलसे किए, 50 से ज़्यादा जलसे किए, ज़िमनी इलेक्शन उसी पॉइंट के ऊपर लड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले 2-3 हफ्ते में उन्होंने उससे अलग होना शुरू कर दिया था। और जैसे ही जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होती है, कल वो एक इंटरव्यू देते हैं और सारा का सारा ब्लेम जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर डालते हैं। रियलिटी है ये, या इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल मूव है जिसको आगे लेकर इसी के ऊपर चलना है उन्होंने? शुक्रिया मंसूर। मेरे ख्याल में इमरान खान की जो कलाबाजियां हैं उनको आप उस माहौल के तराजू में देखिए जो 8 महीने के अंदर पाकिस्तान में बना। इमरान खान को एक बयानिया चाहिए था मरकज़ में, और उनको हुकूमत चाहिए थी पंजाब में। जनरल रिटायर्ड बाजवा को इमरान खान नहीं चाहिए था मरकज़ में, और जनरल रिटायर्ड बाजवा को PMLN की हुकूमत नहीं चाहिए थी पंजाब में। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश थी, और इमरान खान की यह भी ख्वाहिश थी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो आर्मी चीफ के कैंडिडेट ना हो। ये वो माहौल है जिसके अंदर आपको वो घमसान का रन पड़ता हुआ नजर आता है, जिसका सर पैर तलाश करने की हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट के जाविये से अगर आप देखें तो जनरल बाजवा कम से कम इंटरेस्ट की हद तक, जब तक वो ताकत में रहे, वो कामयाब हुए। उन्होंने मरकज में हुकूमत को जाने दिया, और पंजाब में नून की हुकूमत को ना बनने दिया, और चौधरियों को पंजाब में इमरान खान की तरफ धकेल दिया। इमरान खान का जो उलझन है उसकी वजह ये नहीं है कि पंजाब में जनरल बाजवा ने उनको फेवर नहीं की। मोहसिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इमरान खान को उन्होंने बहुत सी फेवर्स किए हैं, और इमरान खान का ज़ाहिर है पुराना एक रिकॉर्ड है, वो फेवर्स को याद नहीं करते हैं। वो हमेशा मोहसिन को किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। ये खासा इमरान का भी नहीं है, लेकिन ये खुसूसियत खुलकर उनके हवाले से वाज़ेह होती है। इमरान खान का मसला पंजाब नहीं था, इमरान खान का मसला हमेशा से मरकज़ था। तो मरकज़ के अंदर बाजवा साहब की सपोर्ट चाह रहे थे जो उनको मिल नहीं रही थी। तो इस वक्त जिनको गुस्सा निकल रहा है जनरल बाजवा के खिलाफ, वो बुनियादी तौर पर इस वजह से निकल रहा है कि पंजाब भी चले ठीक है मुझे दे दिया, मुझे मरकज़ आपने क्यों नहीं दिया। तो उनका तमाम मुकदमा जो है आपको इस जाविये से नजर आता है। जनरल फैज़ और वो लोग जो मौजूदा आर्मी चीफ को चीफ नहीं बनते देखना चाहते थे, वो अपना मुकदमा लड़ रहे थे।
वो जाहिर है चौधरी बरादरान को भी पुश कर रहे थे, इमरान खान के बयानिए को भी पुश कर रहे थे, जनरल बाजवा के खिलाफ बयानिए को भी पुश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों इंटरेस्ट थे ये आपस में क्लैश कर रहे थे। इस वक्त इमरान खान जनरल बाजवा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आदत के अलावा अगर आप देखें, उनको हमेशा से एक चेहरा, एक नाम और गाली देने का एक सिमत चाहिए होती है। इस वक्त जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को गाली नहीं दे सकते, नया आर्मी चीफ आया है, अमेरिका को गाली नहीं दे सकते, अमेरिका के साथ वो हाथ मिलाने को पड़े हुए हैं, परवेज इलाई को गाली नहीं दे सकते क्योंकि परवेज इलाई की वजह से उनकी हुकूमत चल रही है। तो उनके सामने जनरल बाजवा जो है वो एक जबरदस्त टारगेट है, वो आगे से जवाब नहीं दे सकते, वो वजाहतें नहीं कर सकते। परवेज इलाई के जरिए, मोनिस इलाई के जरिए उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन वो खामोश पंचिंग बैग है इमरान खान के लिए। तो मुझे समझ आता है कि इमरान खान जनरल बाजवा के ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं। उनको मरकज में हुकूमत चाहिए थी, जनरल बाजवा ने जिसकी सहूलत मुहैया नहीं की। मैं मुजम्मिल साहब एक खबर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद आप इस पर बेशक कमेंट भी कीजिएगा। मैं बड़े वसूख के साथ एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब जनरल फैज़ का मामला चल रहा था तकरीबन आज से 1 साल पहले, तो उस दौरान जनरल बाजवा ने एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त के आज़म खान साहब थे, इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको फ़ोन करके अपना इस्तीफ़ा भी ऑफ़र किया था और ये कहा था कि जी मैं फ़ौज की कमान छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त आज़म खान साहब ने उनको कन्विंस किया, उनको मनाया कि नहीं जी आप ऐसा मत कीजिएगा वरना बड़ा गज़ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब की ये जो बात है कि जी मुझे उस वक्त शक होना शुरू हो गया था जब जनरल फैज़ का वो मामला हुआ था, तो अगर वो चाहते तो वो तो बड़ा नादर मौका था कि वो उसी वक्त वो कहते हाँ जी ठीक है, मुझे ये शक है कि जनरल बाजवा जो है वो मेरे जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल गए हैं, तो वो फौरन इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन उस वक्त जनरल फैज़ चीफ नहीं बन सकते थे ना, टाइम तो गुजारना था तब तक जब तक जनरल फैज़ चीफ बनने के लिए पहले 5 या 6 लोगों में ना आ जाते। उस वक्त तो जनरल फैज़ पहले 5-6 लोगों में मौजूद नहीं थे कि इमरान खान साहब उन्हें चीफ बना देते, और स्क्रिप्ट तो इमरान खान का जनरल फैज़ को चीफ बनाने का था ना, कोई बाजवा की जगह रिप्लेसमेंट लाने का तो नहीं था। उन्हें एक तो DGISI अपनी मर्जी का चाहिए था जो उनके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता, वो उन्हें जनरल फैज़ से अच्छा DGISI या DGC नहीं मिल सका। दूसरा उन्हें चीफ ऐसा चाहिए था जो उनके साथ मिलकर अगले 2023 के इलेक्शन की खेल सकता, और जनरल फैज़ ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई हुई थी कि जब वो चीफ बन जाएंगे तो फिर वो एहतसाब के लिए सबको नाअहल कर देंगे और 2023 के इंतखाबात से पहले जो अपोजिशन की बड़ी सारी क़यादत है वो कन्विक्ट हो चुकी होगी, जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ कन्विक्ट हो गए थे और डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इमरान खान साहब तो चाहते थे कि किसी तरह ये नवंबर 2022 में जनरल फैज़ चीफ बन जाएं और उसके बाद जब अगले साल अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो उससे पहले मुल्क की जो बड़ी अपोजिशन है जिसमें शहबाज शरीफ, जरदारी, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आतिफ, ये सब कन्विक्ट हो चुके हों, ख्वाजा साद रफीक, नवाज शरीफ पहले कन्विक्ट हों, मरियम की अपीलें भी रिजेक्ट हो चुकी हों, तो एक हसीन मंजरनामा होता जिसमें सब नाअहल होते और अकेले इमरान खान मैदान में 2023 का इलेक्शन जीत जाते। तो इसलिए वो उस वक्त जनरल बाजवा का जो इस्तीफा था वो इमरान खान के पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में सूट नहीं करता था कि वो जिसको भी चीफ लगाते वो फिर 3 साल के लिए लगाना पड़ता और उस दौरान फैज़ साहब रिटायर हो जाते, तो फिर क्या होता। और वो किसी और के साथ उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आपने देखा आसिम मुनीर से भी उनकी DGISI अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, बाकी लोगों के साथ भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हम सबको पता था। सो बेसिकली मुजम्मिल साहब आपका ये मानना है कि जनरल बाजवा का उस वक्त इस्तीफा मंजूर ना करना एक्चुअली वो जनरल बाजवा की मोहब्बत नहीं थी, वो जनरल फैज़ की वजह से था कि वो आर्मी चीफ ना बन पाते, अगर ऐसा वो कर लेते तो मोहसिन साहब ये सारी चीजें जो कुछ भी हुई हैं उन दिनों में आप सुनते थे कि जी इंटेलिजेंस को भी एक कोर का दर्जा दे दिया जाएगा और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो है फैज़ साहब को सरबराह बना के इसको एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर फैज़ साहब को कोर करने की जरूरत नहीं होगी चीफ बनने की। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से
बाहर आते थे कि हम कोर कराने की भी जरूरत नहीं है, फैज साहब को इसी DGISI की पोस्ट को ही हम कोर डिक्लेयर करके तो कोर करा देंगे और यहीं से चीफ बना देंगे, तो तब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस भी हमें सुनने को मिलते थे। मोहसिन बेग साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये सोहरावर्दी साहब ने की। ये हकीकत है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने इस किस्म की तजावीज़ को फ्लोट किया था और उसके बाद आगे से जो जवाब दिया गया था, मैं वो भी बता सकता हूं कि उनको ये कहा गया था कि ये पंजाब पुलिस नहीं है जहां पे आप अपनी मर्जी का SHO कहीं से भी उठा के कहीं पे लगा दीजिए। ये पाकिस्तान आर्मी है और इसके चंद असूल हैं जिसके तहत जो है वो कोर करवाई जाती है। इस तरीके से किसी भी एजेंसी को जो है वो आप कोर का दर्जा नहीं दे सकते। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब के शो के अंदर जो है जिस तरह के एक्सटेंशन की बात की थी कि जी ये काम करते हैं, अगले इलेक्शन तक जो है वो एक्सटेंशन दे देते हैं और उसके बाद जो भी अगला वज़ीर आज़म आएगा वो नया आर्मी चीफ जो है उसको अपॉइंट कर ले। लेकिन इस सारी चीज़ के दौरान अभी इमरान खान साहब ने कल के इंटरव्यू में एक और बात भी कही कि मैंने नए आर्मी चीफ को भी एक पैगाम पहुंचाया है और अब वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती है कि जनाब आप न्यूट्रल हो जाएं। जो न्यूट्रल उनको पहले पसंद नहीं था, अब वो कहते हैं कि जनाब अब आप न्यूट्रल हो जाएं। तो इसका क्या मुराद है? अब अगर इसके बैरोमीटर्स किस तरह कंफर्म होंगे कि जनाब इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक न्यूट्रलिटी हो गई है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बेसिकली एक तो ये जो खान साहब हैं, इनकी सोचने समझने की और फ्यूचर पॉलिटिक्स की जो विज़न है वो बहुत ही महदूद है और दूसरा ये कि वोकैबुलरी और जो यादाश्त है वो भी बड़ी वीक है। आप देखिए कि जो भी इनके प्लान्स थे और जिस तरीके से इन्होंने न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नेचुरली जैसे सोहरावर्दी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि उनके प्लान क्या थे चीफ लगाने के, और ये पिछले जो 2 महीने गुजरे हैं चीफ लगने तक, वो तो एक मैराथन था कॉन्स्पिरेसीज और प्रपोजल्स और जो है वो इंट्रीग्स का, और रोज़ एक नई प्रपोजल भी दे रहे थे हुक्मरानों को आगे पीछे कि जी आप ये कर लें और ये कर लें। और जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी इस हद तक गए कि मैं समझता हूँ कि कोई भी डिग्निटी वाला आदमी वो किसी भी पोस्टिंग के लिए ये काम नहीं करता। अब देखिए उनका प्लान तो मोर और लेस ऐसा ही था कि हम अपना बंदा लाएं और फिर सदा हुक्मरानी करें और जितने अपोनेंट्स हैं उनको शायद हस्ती से ही मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप प्लान करें वो पूरा हो। यहाँ पे अल्लाह का एक कानून भी है और शायद इस मुल्क की खुशकिस्मती थी कि ऐसे लोगों के हाथों में नहीं गया जिससे मुल्क और अवाम का बहुत नुकसान होता। अब ये कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं, इनको पता है कि अब इनकी सारी जो साजिश और कॉन्स्पिरेसी और खुशफहमियाँ थी वो निकल गई हैं। अब इनको वो सहारा नहीं मिलेगा जिसके ये आदी थे और जिस हैंडलर के ज़रिए और जिस मदद के तहत ये समझ रहे थे कि मैं बहुत पॉपुलर लीडर और मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्शन का जो जोर इनका था ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में टूट जाएगा। उसकी बेसिक वजह यही थी कि नए इलेक्शन हो, मेरे लोग आ जाएं, मैं वापस आ जाऊं। मोहसिन साहब, लेट्स कीप इट अ सस्पेंस। आई वॉन्ट टू हेयर दैट रीजन, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो इस पे रोक रहा हूं। मैं ब्रेक से वापस आके आई वॉन्ट टू हेयर दिस कि आपके पास क्या ऐसे दलाइल हैं जिसके मुताबिक आप समझते हैं कि ये मोमेंटम टूट जाएगा, इमरान खान साहब का या PTI की पॉपुलैरिटी का मोमेंटम टूट जाएगा। जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। किस बुनियाद के ऊपर मोहसिन बेग साहब ने बात की, उनसे जानते हैं। बेग साहब, आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा इस बात को। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आने वाले दिनों में इसलिए इनका ग्राफ, क्योंकि ये सारे हरबे अपने इस्तेमाल कर चुके हैं। इन्होंने जितना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई और जिसके कहने पे की गई वो सबको पता है। अब क्योंकि इनके पास कोई प्लान ऐसा है नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ना तो ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ना अब ये इलेक्शन की डेट इनको अर्ली चाहिए। इनको पता है कि इलेक्शन अगर आज हो जाए तो इनके लिए वो इनके मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि जो इनके केसेस हैं और वो माशाल्लाह उनकी तादाद अभी काफ़ी ज़्यादा है और जो चोरियाँ हैं वो आलमोस्ट प्रूवन हो चुकी हैं। जो इन्होंने घपले किए या जो फ्रॉड किया या जो चोरी की,
तो ये चाहते हैं कि उन केसेस के मंतकी इंजाम तक पहुंचने से पहले मैं इलेक्शन मांगू, लेकिन वो सारा प्रेशर आप देख लीजिए किस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च की धमकी दी। धमकियां माशाल्लाह बहुत देते हैं, बात ये गिरेबान पकड़ने की करते हैं, लेकिन एंड पे ये पांव पकड़ लेते हैं। अब वो पांव पकड़ने का टाइम आ गया, ठीक, और ना इलेक्शन की डेट इनको मिलेगी, ना गवर्नमेंट इनसे मुज़ाकरात करेगी। अब अगर ये निकलते भी हैं तो इनको इनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा कि ये कितने पॉपुलर हैं, और इलेक्शन में ये जो आप इनके जलसे जुलूस देख रहे हैं ये वोट में कन्वर्ट नहीं होते। हमने बहुत लोगों के जलसे देखे, ये गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाए, और जो साहब इनके हैंडलर थे उन्होंने किस तरीके से मनूवर करके इनको आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें बनाने दी, वो अभी आपने बल्तियाती इलेक्शन में देख लिया इनकी पॉपुलैरिटी। लेना चाहूंगा सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तलत साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। तलत साहब, अगर मोहसिन बेग साहब जो बात फरमा रहे हैं अगर इसको मान लिया जाए तो फिर इमरान खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि मुझे 20 दिसंबर से पहले ये असेंबलियां तहलील कर देनी है क्योंकि मुझे 20 मार्च से पहले इलेक्शंस चाहिए। तो अगर उनको अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ का इतना सा शक हो तो फिर वो इस हद तक, इस एक्सट्रीम एंड तक, या इसको इस तरह की धमकियां क्यों दें आखिर? देखें, एक तो मेरे ख्याल में बसंत एहतराम मोहसिन साहब ने जो तजिया दिया है इमरान खान की इलेक्शन में कारकर्दगी का जो मुमकिन तौर पर उनकी डिफीट में तब्दील हो सकती है, उससे मैं पूरी तौर पर इतफाक नहीं करता। ये ज़रूर है कि जो जोम इमरान खान को इस वक्त है कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, शायद वो पूरा ना हो। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन होने की तारीख आने तक जिन डायनामिक्स का मोहसिन साहब जिक्र कर रहे थे, अगर वो सामने आने शुरू हो जाते हैं तो शाखाना के मजीद हार और घड़ियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ और मालूमात सामने आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ एक आध केस जो है इमरान खान को टिक जाता है, तो उनकी कैलकुलेशंस जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी जमातें हैं उनकी कमजोरियां इमरान खान का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये मेरा पार्शियल आंसर है आपके जवाब को कि इमरान खान अपने कोई औसाफ उनके ऊपर काउंट नहीं कर रहे। वो जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां हैं, जिसके अंदर महंगाई है, जिसके अंदर आपको अदम इत्मीनान लोगों का नजर आता है, इंडस्ट्री के मामलात नजर आते हैं, मुआशी बदहाली नजर आती है, जिसका जवाब इमरान खान के पास है नहीं, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है ये हुकूमत के गले पड़ा हुआ है, इमरान खान उस पर काउंट कर रहे हैं। दूसरा जो अहम नुकता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इमरान खान ये क्यों इसरार कर रहे हैं। जो भी मुजम्मिल साहब ने और मोहसिन साहब ने इन इशूज उठाए इमरान खान के साथ जो चिपके हुए हैं, और ये जिस घमसान करण की मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर सब कुछ हो रहा था और सब एक दूसरे की टांग भी खींच रहे थे और एक दूसरे के साथ भी खड़े हुए थे, इमरान खान के ख्याल में इंतखाबात करवाने से वो तमाम तकलीफ दे तारीख जो है वो वक्ती तौर पर मौकूफ हो जाती है, या अगर जायल नहीं भी होती, लोगों के जहनों से वो निकल जाती है। कोई याद नहीं करेगा कि जनरल फैज के साथ इनके क्या ताल्लुकात थे और क्या दाव मारने की कोशिश की, इमरान खान के अपने करतूत क्या थे वो भी लोगों को याद नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन को वो एक ऐसी बारिश के तौर पे लाना चाहते हैं जिससे जो उनके ऊपर गर्दा पड़ा हुआ है वो उससे साफ हो जाए। उसके अपने डायनामिक्स होंगे, नया निजाम बनेगा, हुकूमत बनेगी, पुरानी तकरीरें नए अंदाज से की जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान तमाम उन जंजालों से जिनके पास उनके जवाबात नहीं हैं और जो वजाहतें उनके पास नहीं हैं, उनसे एक झटके में जान छुड़ाना चाहते हैं, इस वजह से इंतखाबात में जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है मुजम्मिल साहब, लेकिन ये मैं तलत साहब की बात से एक ये आपसे राय लेना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुखालिफ जमातें हैं उनकी कमज़ोरियाँ भी वहाँ पे बहुत हैं। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अब ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं और ख़ास तौर पे 18 से 25 साल के जो यंगस्टर्स होते हैं, मेरा जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करने वाली होती है। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि जी आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो कहते हैं जी फेसबुक से, ट्विटर से या टिकटॉक से, इन जगहों से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और फिर मेरा अगला सवाल होता है कि अखबार पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी अखबार नहीं पढ़ते, हम जो कुछ भी करते हैं वो इन सोशल मीडिया वेबसाइट से लेते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस है और यंगस्टर्स जो हैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा कन्विंस होते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, यू लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम, वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं, जो कुछ भी है उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है, बट ही हैज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी जिसके तहत उनको इलेक्शन लड़ना अब आ गया है। अब चाहे उनको बाहर की सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन अब उन्हें इलेक्शन लड़ना आ गया। देखिए, मैं
ये जो अभी पीछे 7 हल्कों में इंतखाबात हुए, जो 7 इमरान खान लड़ रहे थे, आप उनके नताइज सामने रख लें। ये जो आपने सारी बयान किया है, इस हकीकत को उस इलेक्शन में रेप्लिकेट करके देख लें तो इमरान खान ननकाना में देख लें, अगर ये मान लें कि पीडीएम ने बिल्कुल कैंपेन नहीं की, हत्ता कि शाहिद खाकान ने भी जलसा नहीं किया, राना सना ने भी नहीं किया, शहबाज ने भी नहीं किया, हमजा भी घर से नहीं निकले, मरियम लंदन चली गई, किसी ने कोई जलसा नहीं किया, तो 80,000 वोट था पीएमएलएन का ननकाने में और 80,000 वोट था फैसलाबाद में, और मुल्तान वाली सीट जो है वो पीटीआई हार गई क्योंकि वहाँ शाह महमूद साहब की बेटी हार गई। शेखुपुरे वाली सीट वो जीते और जो 2 एमपीए की सीटें वो हारे भी, वो क्लोज मार्जिन से हारे। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत मरी हुई और बहुत बुरी हालत में पीएमएलएन और पीडीएम जो है वो इमरान खान से 5-7 हज़ार 8,000 वोटों से हार रही है, जो कि कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। इमरान खान कोई 25,000 30,000 40,000 की लीड से नहीं जीते हैं, और कोई हमने पीएमएलएन का कोई वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ वैनिश होते हल्कों से नहीं देखा है। इस वक्त जब 250 रुपए लीटर पेट्रोल था, पेट्रोल ऊपर था, रुपए की कदर कंट्रोल नहीं थी, आईएमएफ के नीचे लगे हुए थे, तो भी 80-80 हज़ार वोट उनके मरे हुए कैंडिडेट्स ने इमरान खान के मुकाबले पे लिया है। लिहाजा जब हम उस तरफ देखें तो ये लगता है कि जब एक पूरे इलेक्शन की वेव होगी तो 5-7 हज़ार का गैप एक पूरी कैंपेन में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर हर जगह इमरान खान इलेक्शन लड़ भी नहीं रहा होगा। लिहाजा जो आपने सोशल मीडिया यंगस्टर देखा, उसके मुकाबले में पीएमएलएन का अपना वोट बैंक इंटैक्ट नजर आता है, और नजर आता है कि वो अभी भी अपने हलकों में एक साइजेबल तादाद में मौजूद है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जब अगर इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल इवन होगा। मैं सर एक ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं, फिर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं जरा जल्दी से एक ब्रेक ले लूं। आई वांट टू लिसन वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑन द इलेक्शंस। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले इलेक्शंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब अपना पॉइंट दे रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि इतना भी आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीता। मुजम्मिल साहब, ब्रेक मुझे लेनी पड़ी, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा ये कि अब तो ये बात बहुत क्लियर हो गई ना कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें एस्टेब्लिशमेंट जो है, जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान की तरफ से पंजाब में खेल रहे थे। बेशक जो पहले तलत साहब ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब नहीं देना चाहते थे और वो पीटीआई को भी नहीं देना चाहते थे, वरना वो इमरान खान का वजीर आला बनवा देते और कुछ चौधरी परवेज इलाही को ना बनवाते। वो ना इमरान खान को देना चाहते थे ना नून लीग को देना चाहते थे, वो एक बफर जोन सा पंजाब में बनाना चाहते थे, जो चौधरी परवेज इलाही की सूरत में उन्होंने बफर जोन बनाया। और पंजाब में ये बफर जोन पहली दफा नहीं बना है, 18 सीटों पर मंजूर भट्टू साहब का भी एक बफर जोन बनाया गया था, और इस्टेब्लिशमेंट ऐसी कोशिशें पंजाब में बफर जोन से बनाने की, तब भी ना पीपल्स पार्टी का वजीर आला आने से रोकना था, नवाज शरीफ का वजीर आला आने से रोकना था, तो मंजूर भट्टू साहब एक 18 वोटों से वजीर आला बन गए थे। तो इस बार 10 वोटों से परवेज इलाही बन गए हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कोई नई और कोई बहुत क्रिएटिव सोच नहीं थी, ये एक पुराने स्क्रिप्ट को उन्होंने रेप्लिकेट किया पंजाब में। ठीक है तलत साहब, इस सारी चीज के अंदर मैं नून लीग पे जरा कमेंट लेना चाहूंगा कि अब ये कहा तो जा रहा है, चलें हमारे तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि जी नून लीग की पोजीशन इतनी भी खराब नहीं है और आगे चल के हालात ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, द $1 मिलियन क्वेश्चन, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो रही, और ये कहा जा रहा है कि जी जब इलेक्शंस करीब होंगे तो फिर मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे। ऐसा ही है या मियाँ साहब तब भी हो सकता है कि वापस ना आए? जी बिल्कुल, ट्रम्प कार्ड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, और वो वन टाइम ट्रम्प कार्ड है जिसको आप बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज़ाहिर है एक ही मरतबा उन्होंने वापस आना है, दोबारा से फ्लाइट घुमा के तो वापस नहीं आएंगे, और एक मरतबा जब उन्होंने वापस आना है तो उसके साथ वो मैक्सिमम एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की वापसी,
मरियम नवाज की वापसी, ये बड़े मेगा इवेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद एक मोमेंटम जनरेट करना चाहते हैं। उस मोमेंटम के जरिए वो मसाइल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन में नजर आते हैं, उसका कुछ वो हाल और तदारक भी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब इलेक्शन की हवा बनने लगे और उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर वापस आए। देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यहाँ पे मुजम्मिल साहब ने कि जो जनरल बाजवा की स्ट्रेटजी थी वो बड़ी वाज़ेह थी। वो हर किसी को मामू बनाकर बीच में से खुद निकलना चाहते थे। वो 5.5 साल तो वो खूब निकले। उनकी जिंदगी का मकसद था कि वो 2 मरतबा आर्मी चीफ बने, और हम सबको पता है कि उन्होंने जो एक्सटेंशन ली है वो इनकी री एम्प्लॉयमेंट है, यानी उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो दोबारा से उनको मिले। तो 6 साल के अंदर उनको वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो आर्मी चीफ को 1 मरतबा मिलते हैं उन्होंने 2 मरतबा हासिल किए। तो उन्होंने अपना काम बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। इमरान खान का ख्याल था कि बाजवा साहब की ये तमाम हरकतें बर्दाश्त करते हुए अगर मैं अपना अगला आर्मी चीफ जनरल फैज को बना पाऊं तो फिर मेरे लिए अगले 5 साल जो है वो पक्के हैं। अब वो सारा कुछ कोलैप्स कर गया क्योंकि हालात आखिर में आके खराब हो गए। लेकिन आपने नून लीग की स्ट्रेटजी की बात की। नून लीग बुनियादी तौर पर इन तमाम कामों के अंदर आपको मार्जिन पे नजर आती है। देखिए, जनरल बाजवा से मुतल्लिक उन्होंने बातें शुरू की और उसके बाद गुजरावाला के जलसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने उस मामले को उठाया ही नहीं। तमाम तर मलबा जो है जनरल बाजवा के सबऑर्डिनेट्स पे डालते रहे, ये जानते हुए कि आर्मी कमांड के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पेशावर के कोर में हो या बहावलपुर के कोर में हो या DGISI बैठे हो और अपनी मर्जी के साथ आप एक पॉलिसी चला रहे हो। डिविएशंस कर सकते हैं लेकिन मुसलसल आप ये काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में नून लीग ने भी बहुत कुछ जानते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि इमरान खान निकल जाए और उसके बाद हमारे लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाए, जो उन्होंने हासिल कर लिया। बट इट हैज कम एट अ ग्रेट कॉस्ट। और अगर ये हुकूमत ना लेते तो मेरे ख्याल में इमरान खान से मुतल्लिक जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी सीटें लेंगे, पंजाब में उनकी कारकर्दगी क्या होगी, उनका अपटिक है या नहीं है, वो हम ना कर रहे होते। क्योंकि इमरान खान जब वो गिरे हैं तो वो सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर फारिग हो गए थे। सो इन अ वे उनको रिवाइव करने के अंदर भी नून लीग का अपना हाथ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब आपका, मोहसिन बेगी और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का जो टारगेट है, जो पंचिंग बैग है, अब वो जनरल रिटायर्ड कंवर जावेद बाजवा को बनाने का फैसला कर दिया है। और आज हमने देखा भी कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से एक मरतबा फिर एक नया ट्रेंड चलाया गया उन्हीं की मुखालफत में। लेकिन द आयरनी इज़ कि ये वही जनरल बाजवा थे जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। और आज उसी के खिलाफ जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबक है। ये सबक पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है कि जब भी किसी शख्स की सियासी तौर पे इस तरह हिमायत की जाएगी, उसकी बैकिंग की जाएगी, उसका एक ना एक दिन खुमियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।